हाय बच्चों, कैसे हो। आज हम शुरू करेंगे सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी शुरू करने से पहले मैं आपको बताया था वी विल डिस्कस एलाबोरेटली लिक्विड सॉल्यूशंस। ये लिक्विड सॉल्यूशंस हम जब डिस्कस किए थे हम क्या बोले थे, जिसमें लिक्विड सॉल्वेंट होगा और बाकी सॉल्यूट होंगे उसको हम लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो मैंने लिखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। नहीं तो पहले हम सॉल्युबिलिटी क्या है उसको समझना चाहिए। सॉल्युबिलिटी मान लीजिए आप एक गिलास पानी लिए हैं, उसमें शक्कर डालें, चीनी डाल रहे हैं आप। कुछ देर बाद देखोगे चीनी और डिजल्व ही नहीं होगा, और जितना डालोगे चीनी डिजल्व ही नहीं होगा, वैसे ही जितना चीनी उसमें रहेगा उतना ही रहेगा। तो हम सोचेंगे ये बिल्कुल सैचुरेटेड हो गया और ये चीनी बिल्कुल उसमें डिजल्व नहीं हो रहा है, मगर ऐसा होता नहीं है। यहाँ से शुगर जितना डिसोसिएट होता है उतना ही फिर क्रिस्टलाइज हो जाता है, उसको मिल जाता है। यानी रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ शुगर इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। तो इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में जितना इसमें शुगर डिजल्व हुआ है, जितना डिजल्व हुआ है दैट इज नोन एज, जितना क्वांटिटी डिजल्व हुआ है दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट शुगर। सो सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज the quantity of the solute dissolved in a solvent at equilibrium, right? तो हमने ये सॉल्युबिलिटी जब लिखा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये तीन चीज के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर वन, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तीसरा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैसा है? मैं आपको पहले बताया था, एक लाइक डिजल्व्स लाइक, नहीं यानी पोलर डिजल्व्स पोलर, नॉन पोलर डिजल्व्स नॉन पोलर इजीली, मैंने आपको बताया था। लेकिन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फर्स्ट वन इज इजीली लिक्विफाइड, यानी जो गैस हमने पहले डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जो गैस और व्हिच गैस कैन बी इजीली लिक्विफाइड, those gases can be easily solubilized in a liquid, right? जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो सकता है वो क्या होगा ना, आसानी से सॉल्युबल हो सकता है किसी सॉल्वेंट में, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आयोनाइजेशन। अनदर पॉइंट इज दैट those gases which ionize very easily or ionize in their solution state or aqueous state, they can also be soluble easily. थर्ड इज केमिकल सिमिलरिटी। जब हम डिस्कस किए थे लाइक डिजल्व्स लाइक, तो पोलर डिजल्व्स पोलर, नॉन पोलर डिजल्व्स नॉन पोलर, और उसमें भी केमिकल सिमिलरिटी होना चाहिए। केमिकल सिमिलरिटी कैसा ना, उसका जो केमिकल नेचर होगा सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का उसी तरह का होगा, तो दे कैन ऑल्सो बी डिजल्व्ड इजीली, ठीक है। तो ये तीनों हो गया। और अब दूसरा देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को? इफ द डिसोसिएशन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, मान लीजिए डिसोसिएशन हम जब करते हैं दैट रिएक्शन इज अन एक्सोथर्मिक, तो अकॉर्डिंग लीचर प्रिंसिपल अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं क्या होगा, तो इट विल गो फॉर बैकवर्ड, तो घट जाएगा, क्या घट जाएगा, सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। तो यहाँ टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगा इस सॉल्यूट का। अगर इफ डिसोसिएशन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन देन व्हाट विल हैपन, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। ये बहुत आसान है। थर्ड है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर इज हैविंग अ ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑन द गैसेस फॉर देयर सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड। जब हम गैस को किसी लिक्विड में सॉल्युबल करेंगे, लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्युबल करेंगे, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा मायना रखता है, ठीक है। कैसे मायना रखता है उसके ऊपर हेनरिस लॉ, हेनरी साइंटिस्ट के लॉ के, तो उनका नाम के हिसाब से हेनरिस लॉ, वो लॉ क्या है, the partial pressure of a gas over the surface of a solvent determines its solubility in that solvent। वो solvent में कितना डिजल्व होगा या कितना soluble होगा वो उसका partial pressure के ऊपर डिपेंड करता है। In other ways we can tell that the partial pressure of the gas is directly proportional to the mole fraction of the solute present in that solution or solvent, ठीक है। अगर solvent में कितना mole fraction उसका है किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए हम ग्राफ यहाँ नोट किए हैं, पार्शियल प्रेशर पर HCl इन टर्म्स ऑफ टर किसमें डिजल्व है, साइक्लोहेक्सेन सॉल्वेंट में डिजल्व है, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन सॉल्यूशन साइक्लोहेक्सेन है, कितना मोल फ्रैक्शन है। अगर हम इसके दोनों के बीच में ग्राफ करेंगे
तो इट विल बी स्ट्रेट लाइन. इट मीन्स द मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर और vice versa. Partial pressure is directly proportional to the mole fraction which has been represented here. P is equal to KH into X. Here X is the mole fraction of the solute, P is the partial pressure of the solute and KH is the Henry's constant. समझ गए आप? Henry's constant है तो पार्शियल प्रेशर जिसका ज़्यादा होगा उसका मोल फ्रैक्शन भी उसके अंदर ज़्यादा का यानी ज़्यादा सोल्यूबल होगा. ठीक है. ये हेनरीज लॉ कहाँ अप्लाई होता है, इसका एप्लीकेशन क्या क्या है. स्क्यूबा डाइवर जब सी के नीचे जाते हैं वो क्या लेते हैं, उनके साथ ऑक्सीजन थैली लेके जाते हैं. उसमें क्या क्या रहता है, ऑक्सीजन इज बीइंग डिजॉल्व्ड इन द N2 गैस. लेकिन जब वो डीप सी से ऊपर आते हैं क्या होता है ना, प्रेशर बिल्कुल कम हो जाता है तो वहाँ उनको बहुत तकलीफ होती है, यानी N2O2 एस्केप करते हैं. तब उनको इस वक्त ऐसा नौबत आ जाता है कि वो डेथ भी होने का चांस है. इसलिए क्या करते हैं वहाँ उसमें हीलियम गैस उसमें डाइल्यूट करके छोड़ते हैं. ठीक है. तो यहाँ जो N2O2 कितना डीजल O2 N2 में कितना डीजल होगा दैट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर इन द डीप सी. ठीक है. तो यहाँ क्या काम होता है ना, हेनरीज लॉ काम होता है. CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक, जब हमको थम्स अप या कोका कोला पीते हैं या कोई सॉफ्ट ड्रिंक होता है उसमें जो CO2 होता है हाउ मच इट विल डिजॉल्व इन दैट. सो वी हैव टू अप्लाई सर्टेन प्रेशर. जो प्रेशर कितना अप्लाई करेंगे, हमारा कितना क्वांटिटी सॉल्युबल जरूरत है तो उतने हिसाब से हमको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा तो कि ताकि CO2 कैन बी प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन. 3. मैन्युफैक्चर ऑफ H2 फ्रॉम मिक्सचर ऑफ H2 एंड H2 दैट इज बोस्क प्रोसेस. इसमें क्या है, H2 और CO2 मिक्स होकर रहता है, उसमें से हमको H2 निकालना है तो वी हैव टू गो फॉर द बोस्क प्रोसेस इन व्हिच क्या होता है ना, H2 एंड CO2 मिक्सचर को 50 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे पानी के अंदर उसको हमको छोड़ना पड़ता है. तो उसमें क्या होता है CO2 निकल जाता है और H2 अलग हो जाता है. ठीक है. चौथा क्या होता है, एसिटिलीन इज स्टोर्ड बाय डिजॉल्विंग इन एसीटोन 30 एटमॉस्फेयर प्रेशर. एसिटिलीन को कैसे स्टोर किया जाता है ना, एसीटोन में किया जाता है, डिजॉल्विंग इन एसीटोन 30 प्रेशर देने से एसिटिलीन क्या हो जाएगा, एसीटोन में डिजॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल होगा, उसके अंदर हम रख सकते हैं इजीली. और लास्ट वन एनोक्सिया. अगर हम जब ऊपर जाते हैं, मान लीजिए बहुत हाइट हम गए प्लेन में, किसमें को ट्रैवल करना पड़ा तो ऊपर कहते हैं ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए, ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है. प्रेशर कम हो जाता है क्या, हमको एनोक्सिया फील होता है, यानी वी फील अनकॉन्शियस एट दैट पॉइंट, दैट इज नोन एज एनोक्सिया. ठीक है. क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता नहीं. ये हो गया. उसके बाद लिमिटेशन ऑफ द हेनरीज लॉ. हेनरीज लॉ का लिमिटेशन क्या है, हेनरीज लॉ का लिमिटेशन देयर आर 4 लिमिटेशंस. नंबर 1 क्या है ना, sparingly soluble those gases which are sparingly soluble in solvent these law can be applied. This law can be applied. इसका मतलब क्या है, जो कम soluble होता है, अगर ज़्यादा soluble होता है तो ये लॉ उसमें काम नहीं करेगा. ठीक है. दूसरा प्रेशर ऑफ द गैस इज नॉट सो. अगर गैस का बहुत प्रेशर होगा तो अपने आप उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा. इसलिए प्रेशर कम होना बहुत ही जरूरी है. किसका, जिसका हेनरीज लॉ में अप्लाई करेंगे. तीसरा द टेम्परेचर इज नॉट वेरी हाई. टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो ये लॉ भी काम नहीं करेगा. चौथा नो केमिकल कॉम्बिनेशन. दिस इज इंपॉर्टेंट. अगर हमने गैस डाला वो इसके अंदर किसके अंदर ना, सॉल्वेंट के अंदर रिएक्शन ही कर गया, यानी नया प्रोडक्ट बना दिया, तो यहाँ कैसा है, फिर कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ये लॉ भी बिल्कुल काम नहीं करेगा. आप समझ गए. तो हमने जो डिस्कस किया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये चीज़ हमको ध्यान रखना है. दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि हमारे डेली लाइफ में ये काम आता है बहुत. और ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये तीनों, ये जो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे. तो हम दूसरे जाएंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड. ठीक है. आप समझ गए हेनरीज लॉ. हेनरीज लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट. हेनरीज लॉ एग्जाम में आता है. यू हैव टू रिमेंबर, यू जस्ट रिमेंबर दिस ग्राफ. हेनरीज लॉ इज वेरी इजी एंड इट इज नथिंग बट P इक्वल टू KH इनटू X. ओके. अब देखिए बच्चों, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड हम डिस्कस करेंगे. सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड लिक्विड डिस्कस करने से पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है, व्हाट इज वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर समझने के लिए आप देखिए, मान लीजिए एक बर्तन है, यहाँ ये बर्तन में हमने कुछ पानी ले रखा है, उससे बर्तन के पर एक ढक्कन हमने डाल दिया है, एक ढक्कन डाल दिया है. हम जानते हैं द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर टू इवापोरेट, कंटिन्यूअसली इवापोरेट, तो पानी इवापोरेट होगा. जब पानी यहाँ इवापोरेट होगा तो क्या होगा,
ये पानी जब एवापोरेट होगा तो पानी जाके पानी का वेपर इसमें टकराएगा, किसमें टकराएगा, ये ढक्कन के ऊपर टकराएगा, और ढक्कन जैसे टकराएगा उसके बाद क्या होगा, द वाटर विल बी कंडेंस्ड अगेन, फिर पानी के बबल में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पानी के बबल फिर क्या होगा, नीचे गिरेगा, ठीक है ना। दिस द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर एंड द रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ वाटर विल बी इक्वल, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। उसी इक्विलिब्रियम में जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस वेपर्स, वाटर वेपर्स, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। आप समझ गए। उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो वाटर वेपर का प्रेशर होगा ऑन द टॉप ऑफ द दिस कवर, कवर के ऊपर, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। आप समझ गए। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डिफरेंट और इज कांस्टेंट। समझ गए आप। तो वेपर प्रेशर आपने समझ गया। अब दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट। आप बॉइलिंग पॉइंट ऐसे ही जानते हो, जब बॉइलिंग पॉइंट हम डिटरमाइन करते हैं तो कैसे करते हैं ना, हम जानते हैं अगर कि सब्सटेंस जिस टेम्परेचर पे बॉयल होता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन टेक्निकली वी कैन टेल दैट द वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन और लिक्विड व्हेन बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज द पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। मान लीजिए आप यहाँ पानी ले रखे, पानी का जो वेपर प्रेशर है, अगर पानी को हम नीचे से गर्म करते हैं, पानी को यहाँ क्या करते हैं, नीचे से गर्म करते हैं। पानी क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे ये जो इसका वेपर प्रेशर है, किसका, ये पानी का वेपर प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ बराबर हो जाएगा, समान हो जाएगा। उसी पॉइंट को हम बोलेंगे क्या, बॉइलिंग पॉइंट, यानी उस टेम्परेचर को बोलेंगे हम बॉइलिंग टेम्परेचर। इसका मतलब एट द बॉइलिंग पॉइंट the vapor pressure of any liquid or any solution becomes equal to the atmospheric pressure। ठीक है। दूसरा आ गया फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, हम जानते हैं जिस पॉइंट में लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो उसका उस टाइम पे क्या होगा, द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एंड द सॉलिड स्टेट बिकम्स इक्वल। यानी पानी अगर बर्फ में कन्वर्ट होता है, पानी अगर बर्फ में कन्वर्ट होता है तो क्या होगा, जब ये दोनों का वेपर प्रेशर will be at the same condition, will be same, दोनों बराबर हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर उसका वेपर प्रेशर समान हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो हम क्या बोले, दैट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। यानी वाटर आइस में कन्वर्ट होता है एट द टेम्परेचर ऑफ 0, सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। आप समझ गए। तो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट गया। अब हम राउल्ट्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। राउल्ट्स लॉ क्या है, मैं आपको पहले चीज बता रहा हूँ, बात बता रहा हूँ। मान लीजिए हम एक सॉल्वेंट ले रखे हैं, ठीक है, सॉल्वेंट ले रखे हैं, प्योर सॉल्वेंट। इस प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, जो वेपर प्रेशर होगा, मान लीजिए हमने इसमें कुछ सॉल्यूट डाल दिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में भी सॉलिड और में भी लिक्विड। अगर हम शुगर डालते हैं दैट इज नॉन वोलेटाइल, ठीक है। अगर लिक्विड डालते हैं, मान लीजिए हम एसिटिक एसिड डालते हैं, तो भी क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब इसमें हम सॉल्यूट डालते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसका जब वेपर प्रेशर का पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, वेपर प्रेशर चेंज होगा क्या, ये हमको सोचना चाहिए, ठीक है। आप थोड़ा दिमाग लगाइए। इसका जो वेपर प्रेशर है, बिकॉज दिस आर द प्योर सॉल्वेंट, सो प्योर सॉल्वेंट का जो सरफेस है, मान लीजिए दिस इज सरफेस, ये सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं प्योर सॉल्वेंट का, ये सॉल्वेंट का एट द सरफेस ऑफ मॉलिक्यूल एक तरफ से बंधा हुआ है, दूसरे तरफ से उसके ऊपर कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। मान लीजिए यहाँ एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, इसके चारों तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, तो इट इज सराउंडेड बाय सेम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विद इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके चारों तरफ है उसका बंधे हुए हैं, ठीक है ना। मान लीजिए मैं खड़ा, मेरे चारों तरफ आदमी खड़े हैं, तो मेरे को बाहर जाने के निकलने के लिए इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट। लेकिन अगर मैं खड़ा हूं, मेरे इस तरफ लोग हैं, इस तरफ मैं इधर जाने के लिए, निकल जाने के लिए मेरे को आसानी होगी। तो वैसे ही ये जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या है, नीचे की तरफ तो बंधे हुए हैं, दे आर अट्रैक्टेड और दे आर बाउंड बाय सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन ऊपर की तरफ से उनका कोई कठिनाई नहीं है, या देयर इज नो हिंड्रेंस above the surface of the liquid, यानी इसके ऊपर कोई हिंड्रेंस नहीं, सो दे कैन इजीली एस्केप फ्रॉम द टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड। सो ये जो निकलने का यानी अनबैलेंस्ड फोर्स, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, वही वेपर प्रेशर करता है, वेपर प्रेशर करता है। जब हम इसमें कुछ डाल देते हैं, सॉल्यूट, मान लीजिए सॉल्यूट डाल दिए, तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा, इसमें घुल जाएगा,
सॉल्यूट क्या होगा, अपना अपना फिर बना लेगा, आयन बना लेगा, या वो मॉलिक्यूल इधर इधर उधर रह जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल से कुछ मॉलिक्यूल भी क्या होगा, इसके टॉप में आ जाएगा, यानी सरफेस ऑफ द लिक्विड आ जाएगा और सोल्यूशन आ जाएगा ना। जब सरफेस में क्यों आया ना, बिकॉज वी नो दैट सोल्यूशन इज नथिंग बट द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। तो इधर जब आ जाएगा तो यहाँ सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी रिड्यूस्ड, कम हो जाएगा, पहले जितना था उससे घट जाएगा। तो वेपर प्रेशर क्या कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मान लीजिए पहले 100 था, अब 100 में से 90 हो गया सॉल्वेंट का और 10 हो गया क्या सॉल्यूट का, तो 90 अब ऊपर प्रेशर देगा ना, तो इसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यानी हम अगर किसी लिक्विड में प्योर सॉल्वेंट में अगर डालते हैं सॉल्यूट, तो सॉल्यूट क्या करेगा, उसका वेपर प्रेशर को रिड्यूस कर देगा। आप समझ गए, यानी इफ वी विल ऐड एनी सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और ये सॉल्यूट क्या करेगा, इट विल रिड्यूस द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। देयर इज ए रिलेशन बिटवीन दिस वेपर प्रेशर रिडक्शन and the quantity of the solute added to that. We can write relation between the reduction in vapor pressure. How it is, PS is equal to P naught into X है। यहाँ P naught PS क्या है, the vapor pressure of the solution after adding the solute, right? दूसरा क्या है, P naught A क्या है, the vapor pressure of the pure solvent, यानी हमने जब ऐड नहीं किया था, क्या सॉल्यूट ऐड नहीं किया था, the vapor pressure of the solvent, ठीक है, at pure state, and a mole fraction of the solvent present inside this solution, यानी solvent का कितना मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन क्या है, हमने इसको अच्छी तरह डिस्कस किया है, XA इज इक्वल टू NA डिवाइड बाई NA प्लस NB, XB इज इक्वल टू NB डिवाइड बाई NA प्लस NB। यानी यहाँ क्या है, मान लीजिए दो तरह का मॉलिक्यूल है, एक A और B। A मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है A, B का नंबर ऑफ B उस सॉल्यूशन में, तो एक से कितना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल A डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट, वो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स B डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड दैट। तो यहाँ हमने लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ A, यानी सॉल्वेंट का कितना मॉलिक्यूल्स उसमें, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो PS इज इक्वल टू P नॉट A इनटू X है, दिस इज द रिलेशन व्हिच वी कैन राइट। हम इसको क्या कर सकते हैं, आप देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा आगे लेंगे, PS डिवाइड बाई P नॉट A इज इक्वल टू X है, इज इट क्लियर। अगर हम यहाँ 1 माइनस पी एस बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एक 1 माइनस एक्स ऑल्सो वी कैन राइट, यहाँ एक से माइनस करते हैं, दूसरा इधर भी एक से माइनस, क्यों एक से माइनस किए, हमको मालूम है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, बिकॉज फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हमने एक से घटा दिया, तो कितना होगा, इसको वी कैन राइट P नॉट A माइनस पी एस डिवाइड बाई P नॉट A इज इक्वल टू एक्स बी, ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब क्या है, पी एस बाई पी नॉट ए, यानी रिलेट ए वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, हमने यहां बोला था सॉल्यूशन, तो ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एट प्योर स्टेट। तो हमने यहाँ क्या लिखा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एट प्योर स्टेट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, क्या हुआ, जो सॉल्वेंट में था, जो सॉल्यूशन में हुआ उसको घटा दिया, क्योंकि घटेगा, हमको पता है, हम बात कर चुके हैं, घटा है। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना हो गया, P नॉट ए माइनस पी एस, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर हम रिलेटिव करें, किससे रिलेशन लिखते हैं, तो नीचे लिखेंगे ओरिजिनल का कितना था, यानी प्योर स्टेट में कितना था, P नॉट बाई ए, तो वी कैन कॉल इट एज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू कितना हो गया, the mole fraction of the solute, because A was the solvent, so B is the solute, so mole fraction of the solute। आप समझ गए, तो relative lowering in vapor pressure of the solution is equal to क्या है, क्या है ना, mole fraction of the solute। This is known as Raoult's law for non-volatile solute। आप समझ गए, you have to remember this, P naught A minus PA is equal to P naught A is equal to XB, यानी प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का जितना था वेपर प्रेशर, हमने उसके अंदर जब सॉल्यूट डाल दिया, उसका वेपर प्रेशर रिडक्शन हो गया, तो उसका जो रिलेटिव रिडक्शन वेपर प्रेशर
घट गया, वो किसके साथ बराबर है ना, उसके अंदर कितना मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट है। समझ गए? दिस इज नोन एज Raoult's law for non-volatile solute. So we can tell Raoult's law for non-volatile solute is defined as the relative lowering in vapor pressure after adding a solute in a solvent is equal to the mole fraction of the solute present inside that solution at a constant temperature. Clear? अब देखो बच्चों, मान लीजिए हम solution of टू वोलाटाइल सब्सटेंस हम ले रखे हैं। टू वोलाटाइल सब्सटेंस मान लीजिए दो लिक्विड है, दोनों ही वोलाटाइल है, दोनों नॉन पोलर है। मान लीजिए बेंजीन हम ले रखे हैं सॉल्वेंट, उसमें टॉलिन डाल रखे हैं सॉल्यूट। तो जब दोनों डाल रखे हैं उसका क्या होगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देयर मोल फ्रैक्शन एंड द वेपर प्रेशर। ठीक है ना, जैसे हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के ऊपर डिस्कस किए थे, यहाँ क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यानी इसमें दो तरह के, मान लीजिए ए हो गया बेंजीन, तो वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, समझ गए, एट द सॉल्यूशन, जैसे सॉल्यूशन होने के बाद वेपर प्रेशर ऑफ द बेंजीन आफ्टर सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट प्योर स्टेट, जब वो प्योर था यानी जब उसके साथ मिला नहीं था, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। समझ गए आप? दूसरा क्या गया, पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्सबी, यानी वेपर प्रेशर ऑफ टोलिन आफ्टर सॉल्यूशन, यानी वो मिलने के बाद इसका वेपर प्रेशर इक्वल कितना होगा ना, वेपर प्रेशर ऑफ टोलिन एट प्योर स्टेट। अगर उसमें मिला नहीं है, सिर्फ हम टोलिन का अगर डिटरमाइन करेंगे तो पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगा। दिस इज द रिलेशन नोन एज राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट। आप समझ गए, ये दोनों वोलाटाइल है, बेंजीन और टोलिन दोनों वोलाटाइल है, दोनों ही नॉन पोलर है, हम दोनों को मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाया है। तो इसमें रिलेशन क्या हुआ अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, द पी ए इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट आफ्टर सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इट्स प्योर स्टेट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, और पी इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स से पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। दिस इज द Raoult's law for volatile solute, but all will be carried out at a constant temperature. ठीक है, temperature must be constant. समझ गए?